हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट से, दोनों से रिलेटेड है। एक तो रिसोर्सेज स्केर्स हैं, उनकी कमी है, और दूसरा ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स में हम यही करते हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करते हैं कि मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाइड हो। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट असर्शन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ट्रू स्टेटमेंट है पीपीएफ पीपीसी, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है। गुड 1, गुड 2। टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस द सेम अमाउंट ऑफ दी अनदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी की आपको सेम यूनिट सैक्रिफाइस करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पॉइंट पर है, यहाँ पर मान लीजिए गुड 1 की आपको 4 यूनिट्स मिल रही है, गुड 2 की भी 4 यूनिट्स हैं। अगर आप शिफ्ट करते हैं आप इस पीपीसी के अलॉन्ग आगे, ये पॉइंट अगर है, यहाँ पर आप गुड 1 को गेन करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स हैं, तो फिर आपको गुड 2 की जो यूनिट्स हैं उनको सैक्रिफाइस करना होगा, ये अभी 3 हो जाएंगी। और यही रीज़न है कि जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो दोनों ही ट्रू है, रीज़न एंड असर्शन, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज ब्लैंक इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनकम को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सो ये रिलेटेड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इसके और में क्वेश्चन है रमेश इज वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ। 35,000 पर मंथ की सैलरी पर रमेश अभी काम कर रहा है। ही रिसीव्स 2 जॉब ऑफर्स, 2 जॉब ऑफर्स उसके पास हैं। या तो वो वर्क कर सकता है एज एन अकाउंटेंट एट अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, या फिर एज सेल्स मैनेजर एट सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ। ओके, हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो 35,000 के बाद नेक्स्ट जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसके पास वो है 30,000, ये होगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज द बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर चेंजेस व्हेन। बजट सेट चेंज होता है कंज्यूमर का व्हेन प्राइस चेंजेस। बिल्कुल, अगर बजट था 100 रुपीज़ का, एक कमोडिटी थी जिसकी कॉस्ट थी मान लीजिए 20 रुपीज़, तो वो 5 यूनिट्स परचेज कर रहा था। अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइस 50 हो जाता है अभी, तो फिर वो सिर्फ 2 ही यूनिट्स परचेज कर पाएगा। तो बजट सेट इन्फ्लुएंस कर प्राइस चेंजेस इन्फ्लुएंस करते हैं बजट सेट को। एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर इनकम उसकी 200 हो जाए, प्राइस अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो अभी वो 10 यूनिट्स परचेज कर सकता है। सो बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर शिफ्ट राइटवर्ड्स। राइटवर्ड शिफ्ट होता है बजट लाइन कंज्यूमर की व्हेन कंज्यूमर्स इनकम, जब कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, व्हेन इनकम इंक्रीजेज, वो इंक्रीज होती है, इनकम बढ़ेगी। बजट सेट का राइटवर्ड शिफ्ट होना मतलब सभी कमोडिटीज़ को अभी वो ज़्यादा परचेज कर पा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसके पास ज़्यादा पैसे हो। प्राइस को अगर हम कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहे हैं, सो व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज। नेक्स्ट इज द टोटल यूटिलिटी फॉल्स एज टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी इज। MU वैसे डिमिनिशिंग होती है हमेशा ही, लेकिन TU पॉजिटिव चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पहली जो यूनिट आपने कंज्यूम की उससे आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी है, उसकी 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन आपको मिला है। नेक्स्ट से 8 है, नेक्स्ट से 4 है, देन 1 है, 0 है, और उसके बाद डिमिनिशिंग है, ये -2 है। TU क्या होगा, फर्स्ट 10, 18, देन 22, 23, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर होगा 21। तो जब तक ये डिमिनिशिंग है तब तक इंक्रीज होती रहती है TU। जैसे 0 होगी तो कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे ही वो नेगेटिव होगी तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो TU टोटल यूटिलिटी कर्व अगर नीचे की तरफ आता है तो मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है उस टाइम पर, MU इज नेगेटिव। और में क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। फॉल्स स्टेटमेंट है, MU पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज गिवन अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखें, अगर प्राइस एक कमोडिटी के इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, क्योंकि वो चीज़ अभी महंगी हो गई है तो आप उसको कम खरीद पाएंगे।
अगर हम इनकम को कांस्टेंट रखते हैं तो। सो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स। डिमांड कर्व्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो फ्लैटर कर्व हैज़ इक्वल इलास्टिसिटी। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने डिमांड चेंज हुई है जितने परसेंट, उतने परसेंट ही प्राइस चेंज हुआ है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी होगी? 1, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों क्योंकि इक्वल है तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज का मतलब है जब जो कमोडिटी है उसके खुद के प्राइस में चेंज हुआ हो, और इसमें जो हम मूव करते हैं, ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जो डिमांड है इट इज़ कॉज्ड बाय, उसमें चेंज होते हैं बाय अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, जब गुड के खुद के प्राइस में चेंज हुए हो, और इसको हम शो करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज मूवमेंट अलोंग द कर्व। कर्व के अलोंग ही आपको मूव करना है। इसमें एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये है, मान लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी था, क्वांटिटी, और ये था प्राइस। तो पहले अगर इतने प्राइस पे ज़्यादा प्राइस था, क्वांटिटी इतनी थी, अभी प्राइस कम हो गए हैं, इतना हो गया है, तो क्वांटिटी आप ज़्यादा परचेज कर पाएंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आप आ गए हैं, ये इसे हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और अगर चेंज इन डिमांड की हम बात करें, इसमें जो कर्व है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है, तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। सो और ये होता क्यों है? प्राइस के अलावा कोई और चेंजेस अगर हुए हो, फॉर एग्जांपल जो कंज्यूमर है उसकी इनकम अगर इंक्रीज़ हो गई, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज़ होने से भी कई बार जो कमोडिटी है लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। सो इट इज़ कॉज्ड बाय चेंज इन एनीथिंग which affects consumers' willingness to buy a good than other than change in price of good itself। गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुए हैं, वो उतना ही है, लेकिन फिर भी लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करने लगे हैं, फिर कम परचेज़ करने लगे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कर्व है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है, रिप्रेजेंटेड एज अ शिफ्ट ऑफ द कर्व। फॉर एग्जांपल अगर हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करें, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, डिमांड, तो इसमें कर्व पूरा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये है इंक्रीज इन डिमांड। और अगर हम डिक्रीज इन डिमांड की बात करें तो इसमें कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। प्राइस गिवन है, डिमांड बाय सोहन, डिमांड बाय रोहन, 2 कंज्यूमर्स की डिमांड गिवन है। सो प्राइस 5, 4, 3, 2, 1 डिक्रीज हुआ है, डिमांड्स इंक्रीज हुई होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6। तो मार्केट डिमांड कर्व के लिए पहले मार्केट डिमांड हम फाइंड करेंगे, दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड्स का सम। सो 2 + 1 3, 2 3 5, 4 3 7, 5 4 9, 6 5 11। जब प्राइस 5 थे मार्केट डिमांड 3 थी, 4 हुए तो इंक्रीज होकर 5 हो गई, 3 हुई तो 7 हो गई, जब 1 प्राइस रह गया तो डिमांड 11 हो गई। अभी कर्व्स आपको ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले कंज्यूमर 1 के केस में पहले है सोहन, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो प्राइस जब 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, 4 हुआ तो 2 3, इस तरीके से। तो ये बनेगा आपका पहला डिमांड कर्व। ये है सोहन के केस में। नेक्स्ट है मोहन, सिमिलरली यही प्राइसेस हैं 1 2 3 4 5, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 2 से स्टार्ट होगी। सो जब प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 2 है, थोड़ा सा आगे होगा कर्व। ये है सोहन का, कंज्यूमर 2, रोहन का, और अब बनाना है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व के केस में भी प्राइसेस वही हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
और क्वांटिटी अभी है 3, 5, 7, 9, 11। तो इसको देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। प्राइस 5 है तो 3 है क्वांटिटी डिमांडेड, 5 के केस में 3, देन हो गई 5, 7, 9 एंड 11। तो ये बनेगा इस तरीके से, ये है मार्केट डिमांड कर्व। ओके, नेक्स्ट। Now next is, if a consumer has monotonic preferences, can he or she be indifferent between the bundles with 10, 8 and 8, 6 and why? एक कंज्यूमर है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है उसकी, तो क्या वो इंडिफरेंट हो सकता है या सकती है इन दो बंडल्स के बीच में? इंडिफरेंट मतलब उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, दोनों ही जो बंडल्स हैं वो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे। तो पहला है 10, 8, दूसरा है 8, 6। इसमें एक्स कमोडिटी 10 बाई कर रहा है, वाई 8, यहाँ पे एक्स कम हुई है, वाई भी कम हुई है। तो एक्स के कम होने से अगर वाई इंक्रीज़ होती तो वो इंडिफरेंट हो सकता था। अभी दोनों ही अगर कम है तो इंडिफरेंट वो नहीं होगा। जो फर्स्ट बंडल है 10, 8 वो इसको ही प्रेफर करेगा। तो कंज्यूमर की अगर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हैं देन ही कैन नॉट बी इंडिफरेंट बिटवीन दीज टू बंडल्स, बिकॉज रीज़न पूछा है क्योंकि जो 10, 8 बंडल है, बंडल 10, 8 हैव मोर यूनिट्स ऑफ X good as well as more units of Y good compared to the bundle 8 and 6. So the consumer will always prefer bundle 8, 6 over bundle 10, 8 over 8 and 6. Okay, इसको लिख देंगे आप। Next is, a lot of people have died and many factories and agricultural crops are destroyed because of Russian-Ukraine war. Russian-Ukraine war में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, फैक्ट्रीज बंद हो गई है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई है। How will it affect the production possibility frontier of Ukraine? पीपीसी, पीपीएफ कैसे अफेक्ट होगा इससे यूक्रेन का, डायग्राम आपको शो करना है। क्योंकि रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो डिक्रीज इन रिसोर्सेज से जो पीपीसी है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। तो अभी ये हो जाएगा वहाँ का पीपीसी, पहले अगर ये था पीपीएफ विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन करना कैसे है, इसमें जो चॉइस है वो टेक्निक की चॉइस होती है मेनली। दिस प्रॉब्लम इज अबाउट द चॉइस ऑफ टेक्निक्स दैट नीड टू बी अडॉप्टेड एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये कितने मार्क का, 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो 2 जो मेजर यूज टेक्निक्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 मेजरली यूज टेक्निक्स आर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज़ होती है, इंटेंसिव टेक्निक्स। इन दिस टेक्निक मोर यूनिट्स ऑफ लेबर इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ होती है। इंटेंसिव टेक्निक involves more capital and less utilization of labor. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है फुटवेयर को, फुटवेयर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड आइदर इन फैक्ट्रीज जहाँ पर लार्ज पोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट बाय मशीन्स, या फिर जो स्किल्ड टीम है कॉबलर्स की वो उनका प्रोडक्शन करेगी। तो अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है जिसको लगता है कि कैपिटल को यूज़ करना ज़्यादा इफेक्टिव, एक्चुअली ये जो लेबर को ज़्यादा यूज़ करे या कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करे ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है। A producer will use a particular technology which is available at minimum cost। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, लेबर क्योंकि इजीली मिल जाती है तो वो चीप होता है जो प्रोड्यूसर है उसके लिए, इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर सकता है कैपिटल के कंपैरिजन में। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर लेबर बहुत कॉस्टली है, तो उस केस में वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आप दे देंगे, फिर दोनों टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज हाउ द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी है जिसकी एक सब्सटीट्यूट गुड है, सब्सटीट्यूट मतलब जिसकी जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स हम बोलते हैं आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट। एक्सप्लेन, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी है। सो कॉफ़ी की डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा टी के प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से। फॉर एग्जांपल, कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, तो प्राइस क्योंकि बढ़ गई, वो कॉस्टली हो गई है, तो बहुत सारे लोग जो पहले कॉफ़ी पीते थे हो सकता है वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाए।
कहने का मतलब है कॉफ़ी के प्राइस में इंक्रीज़ होने से टी की डिमांड इंक्रीज़ होगी। इसी तरीके से कॉफ़ी की प्राइस अगर कम हो गई, बहुत चीप हो गई है, तो हो सकता है पहले जो लोग टी को प्रेफर करते थे अभी वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो इसके प्राइस डिक्रीज़ होने से, कम होने से जो टी है उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसको एक डायग्राम से शो कर सकते हैं हम। मान लीजिए ये है डिमांड ऑफ टी, एग्जाम्पल दे देंगे ऊपर। पहले तो सब्सटीट्यूट गुड्स को एक्सप्लेन करेंगे। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफ़ी। देन डिमांड फॉर अ कमोडिटी वैरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड। डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों में, इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स से कॉफ़ी के प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं, देन द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी से टी, it will rise as tea will become relatively cheaper in comparison to coffee. Okay, फिर डायग्राम, देन डिमांड ऑफ टी और यहाँ पर हम लेंगे प्राइस ऑफ कॉफ़ी, तो ये इसका कर्व बनेगा डायरेक्ट। अगर प्राइस कॉफ़ी के मान लीजिए 10 रुपीज़ थे, तो टी की डिमांड फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स थी। अब प्राइस क्योंकि इंक्रीज़ हो गए हैं, बढ़ गए हैं, अभी 20 रुपीज़ की हो गई है कॉफ़ी, तो ज़्यादा लोग शिफ्ट होंगे टी की तरफ और अभी उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 5 से मान लीजिए अभी वो 10 हो गई है, 7 हो गई है। ओके, सो व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स राइजेस, डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड ऑल्सो राइजेस। ओके, नेक्स्ट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज -1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा? दैट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, जो कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 30 यूनिट्स। डिमांड इंक्रीज हुई है, प्राइस कम होगा, तो कितने परसेंट वो कम होगा? तो पहले परसेंटेज चेंज इन कमोडिटी फाइंड करते हैं, चेंज इन डिमांड। सो डिमांड इंक्रीज हुई है 20 टू 30, तो कितना चेंज हुआ? 10 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय जो इनिशियल यूनिट्स थी 20 इंटू 100, 20 5 आर 100, 5 इंटू 10, 50%। तो डिमांड इंक्रीज हुई है 50%। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -1, चेंज इन डिमांड है 50%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इधर आ जाएगा, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू -50%। -50% का मतलब है कि प्राइस जो है वो 50% कम हो जाएंगे, सो प्राइस विल डिक्रीज बाय 50%। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की 4 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है। सो ये है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप। अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं, 2 गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो सबसे पहले तो यही है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट इसका स्लोप होता है। एंड इट शोज, ये शो करता है दैट मोर ऑफ वन कमोडिटी इम्प्लाइज लेस ऑफ द अदर। एक अगर आपको ज़्यादा चाहिए यहाँ पर, तो दूसरे आपको कम करनी होगी। पूरे इंडिफरेंस कर्व पे जो सेटिस्फैक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। सेकंड, ये कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को शो करता है। नेक्स्ट, अगर हम इंडिफरेंस कर्व में हायर इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं, अगर इस कर्व की बात करते हैं, तो ये शो करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसी तरीके से लोअर अगर है, इसके कंपैरिजन में आप इसको देखें तो ये इससे लोअर सेटिस्फैक्शन है और ये इससे हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंडिफरेंस मैप के ऊपर। और एक और इंडिफरेंस मैप के केस में आप लिख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, क्योंकि सभी डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे हैं ईच अदर। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसपे जो सेटिस्फैक्शन हो वो ज़्यादा हो और क्वांटिटी दोनों केस में सेम हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे कट करता है, तो ये
ये जो क्वांटिटी है दोनों में कॉमन है, मतलब कि ये क्वांटिटी इस इंडिफरेंस कर्व पर भी है जो लोअर है उससे कम सेटिस्फैक्शन को शो करता है, और यही क्वांटिटी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। तो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। चलिए ये 4 क्वांटिटीज़ है। फर्स्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स होता है टू दी ऑरिजिन। अगर हायर है तो वो हायर सेटिस्फैक्शन को शो करेगा, लोअर है तो लोअर सेटिस्फैक्शन को शो करेगा, एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, इसके और में क्वेश्चन है, हाउ इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो कार्डिनल यूटिलिटी में जो यूटिलिटी डिराइव हुई है आपको, जो सेटिस्फैक्शन है, उसको आप एक नंबर दे सकते हैं, इसको न्यूमेरिक वैल्यू दी जा सकती है। जबकि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है इसमें बस आप उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, रैंक कर सकते हैं उसको, कोई नंबर नहीं इसको इसमें फिक्स कर सकते हैं, नंबर्स में उसको इवेलुएट नहीं कर सकते हैं। सो कार्डिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी दैट कैन बी डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल and it can be supported by a numeric value। जबकि on the other hand जो ordinal utility है defines the satisfaction of user goods can be ranked in order of preference but cannot be evaluated numerically। नंबर्स में कितना सेटिस्फैक्शन है वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक भूख लगने के बाद एक रोटी आपने खाई, उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो आप नंबर्स में नहीं बता सकते हैं। बट फर्स्ट रोटी से का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा था सेकंड के कंपैरिजन में, देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी ज़्यादा खाते जाएंगे सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। एक टाइम पर जब पेट भर जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। वो रैंक उसको आप कर सकते हैं, यानी कि उसको आप ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, मेंशन द नेसेसरी कंडीशन टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज़। दो कमोडिटीज़ अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो फिर उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। सो दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट दैट MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाई प्राइस ऑफ X इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बाई प्राइस ऑफ Y के, और सेकेंड है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो करती हो दोनों ही कमोडिटीज़, यानी कि MU डिक्लाइन होना चाहिए, declines with increase in consumption। Okay, next is the marginal utility schedule for good X and Y given below। both the goods are priced at ₹1। दो गुड्स के MU आपको गिवन है यहाँ पर, दोनों का प्राइस 1 है और मोहन की जो इनकम है वो ₹8 है। डिटरमाइन करिए कि कैसे वो दोनों कमोडिटीज़ को परचेज करेगा ताकि उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। ये इसी का ही है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिले। दो ही गुड्स हैं, प्राइस आपको गिवन है P(x) और MU गिवन है। सो कंडीशन क्या थी, दैट MUX बाय P(x) इक्वल होना चाहिए MUY बाय P(y) के, और जो MU है वो डिमिनिशिंग हो। तो देखते हैं, प्राइस तो 1 ही गिवन है, सो 1 से अगर हम MUX बाई P(x) करेंगे यही आएगा सब में 11, 10, 9, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है और दोनों का ही 1 है। तो सिंपल आपको ये देखना है, पहले तो आप कंडीशन लिखेंगे क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम या फिर हिज सेटिस्फैक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन MUX बाई P(x) इज इक्वल टू MUY बाई P(y)। अब ये कंडीशन कहाँ पर है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 19, 17, 15, 13, 12, 10, 8। एक तो 8 पर है, लेकिन क्या वो 8 परचेज कर सकता है। 8 का मतलब है कि उसको ये 7 परचेज करनी होगी, दूसरी 4, तो 7 और 4 7 + 4 इज़ 11। 11 तो रुपीज़ ही नहीं है उसके पास, ही हैज़ ओनली 8 रुपीज़, सो ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट है 10, जहाँ पर इक्वल है 10 और 10। 10 का मतलब है कि 6 यूनिट्स वाई की, ये ठीक है क्योंकि दोनों 1 रुपये की गुड्स हैं, उसके पास 8 रुपये है, तो 6 गुड्स वो लेगा वाई, और 6 क्वांटिटी में 6 नंबर्स में लेगा वो वाई गुड को, और 10 यूनिट्स वो परचेज करेगा एक्स की। यहाँ पर वो सेटिस्फाइड, डिमिनिशिंग तो है ही MU, आप देखें 19, 17, 15, 13, 12 इस पॉइंट पर 10 to 9। नेक्स्ट अगर परचेज करेगा तो उसकी MU कम हो रही है। सो द कंज्यूमर विल बाय, या फिर द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन he uses 6 units of good y and 2 units of good x, because at this point MUX by P(x) 10/1 and MUY by P(y) 10/1
दोनों इक्वल है एंड MU इज़ फॉलिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. ये माइक्रो से थे क्वेश्चंस, अभी स्टार्ट से हैं. फर्स्ट इज अ सिंगल फिगर कैन बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स. एक कोई सिंगल फिगर 5, क्या इसको आप स्टैट्स बोल सकते हैं? नहीं, इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड. स्टैट्स का फंक्शन क्या है? सिंप्लीफाई करना मास फिगर्स को, फैसिलिटेट करना कंपैरिजन को, प्रोवाइड करना मीन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स. तीनों ही हैं, सो ऑल ऑफ दी अबव. डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स. स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स. यही है, इंडिविजुअल फिगर के साथ ये डील नहीं करती. क्वालिटेटिव डेटा से तो बिल्कुल नहीं करती, क्वांटिटी की ही हम इसमें बात करते हैं, नंबर्स की. कैन नॉट बी मिस यूज, ये तो लिमिटेशन नहीं हुई. कैन बी इज़ यूज फॉर प्लानिंग, ये भी इसकी लिमिटेशन नहीं है. ये तो बल्कि अच्छी बात है कि प्लानिंग में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो लिमिटेशन कमी इसकी ये है दैट इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट इज प्राइमरी डेटा इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है आपने उसको यूज़ कर लिया. प्राइमरी होता है फर्स्ट हैंड डेटा. तो प्राइमरी डेटा को हम कब प्रेफर करते हैं? जब टाइम अवेलेबल शॉर्ट हो. शॉर्ट टाइम अवेलेबल है तो सेकेंडरी को करेंगे, क्योंकि प्राइमरी में टाइम बहुत लगता है कलेक्ट करने में. हम तब इसको यूज़ करते हैं जब एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आप किसी दूसरे के कलेक्टेड डेटा पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, तब आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं. सो व्हेन एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, टाइम भी हमारे पास ज़्यादा हो, सफिशेंट फाइनेंस भी अवेलेबल होना चाहिए. ओके, सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट पॉपुलेशन है जो आपको कंसिडर करनी है, तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे? सैम्पल मेथड, क्योंकि सेंसस में तो हर एक पर्सन को आपको उस इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करनी होगी. वो इनफाइनाइट में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, पॉसिबल नहीं होता. सैम्पल ले सकते हैं हम जो कि रिप्रेजेंट करता हो उस पूरी पॉपुलेशन को. ए ऑप्शन इज करेक्ट. और में क्वेश्चन है, क्विकेस्ट मेथड क्या है टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू बहुत टाइम टेकिंग है. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेलिंग. टेलीफोनिक इंटरव्यू, सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज इन रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम आपने सैम्पल ले लिया रैंडमली, सैम्पल इज बायस. बायस कैसे होगा अगर रैंडम है, आपने किसी को प्रेफरेंस ही नहीं दी है. प्रोसीजर फॉलोड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नहीं, प्रोसीजर इसमें कुछ एक्सपेंसिव नहीं होता. रैंडम आप कोई भी नंबर्स, कोई भी जो लोग हैं उनको उठा लेते हैं. ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. हर किसी के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का. सैम्पल आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ना भी हो, ये बहुत ही लक बेस्ड होता है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. आपने स्टूडेंट्स की हाइट को स्टडी किया, वेट को स्टडी किया, तो ये क्या है? दो, इसमें वो है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज बार डायग्राम इज अ. बार डायग्राम में क्या होता है ये? अच्छा, किस टाइप का डायग्राम है ये? 1 डायमेंशनल डायग्राम है. नेक्स्ट इज इन अ पाई चार्ट, पाई सर्कल डायग्राम 1% इज इक्वल टू. 1% का मतलब है 1 आउट ऑफ 100. और पाई चार्ट की अगर हम बात करें उसमें टोटल 360 डिग्रीज होते हैं, तो 100 से 1, 360 से कितना? 1/100 इंटू 360. 0 कैंसिल, 36/10, 3.6. तो डिग्रीज में वो होगा 3.6 डिग्रीज. डी ऑप्शन. नेक्स्ट इज ओजाइव या ओगाइव, जो भी आप प्रोनाउंस करें इसको, इज ऑल्सो नोन एज. ओजाइव हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को. नाउ नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट्स एंड. अच्छा, असर्शन और रीज़न है. असर्शन, अरिथमेटिक मीन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली. मीन्स का हम कोई ग्राफ नहीं बनाते हैं, तो ये तो फॉल्स है. एवरेज हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में इन वेरियस एरियाज, ये ट्रू है. सो असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू. असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? 3 तो आपको यहाँ पर जो MCQ का क्वेश्चन था उसी में ही गिवन थी. सबसे पहले तो ये सिंप्लीफाई कर देती है मास फिगर्स को. बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास है, उसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी. फैसिलिटेट करती है कंपैरिजन को, प्रोवाइड करती है मीन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स. 3 तो यही लिख देंगे. और 3 मार्क का ही क्वेश्चन है, वैसे 3 काफ़ी होंगे. इसके अलावा ये एक आइडिया देती है अबाउट शेप, स्प्रेड एंड सिमेट्री ऑफ द डेटा. कंपैरिजन को फैसिलिटेट करती है, कंपेयर आप कर सकते हैं डेटा को. रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में. बिल्ड या फिर मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स. एस्टिमेशन में हेल्प करती है, प्रेडिक्शन में हेल्प करती है. हेल्प इन एस्टिमेशन
देन हाइपोथेसिस फॉर्म करने में हेल्प करती है, प्लानिंग में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, हेल्प इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन टू कंडेंस द डेटा। ये हो चुका है वैसे, चलो ठीक है। कोई भी 3 इंपॉर्टेंस आप लिख देंगे। नेक्स्ट और में है स्टैटिस्टिकल मेथड आर नो सब्सटीट्यूट टू कॉमन सेंस, एक्सप्लेन। सो स्टैटिस्टिकल मेथड, अगर आपने कोई स्टार्ट से कोई डेटा कोई डिसीजन लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है दैट द स्टैटिस्टिक्स शुड नॉट बी बिलीव्ड ब्लाइंडली, क्योंकि ये बहुत ही इनमें मिस इंटरप्रेटेड और इनको बहुत मिसयूज़ भी किया जाता है। इनसे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है, कई बार उनमें बायसनेस भी होती है जो डेटा कलेक्टर है उसकी, या फिर जिसने डेटा एनालाइज किया है, किस मेथड को उसने यूज़ किया है, हो सकता है वो पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के लिए उतना इफेक्टिव ना हो। सो ट्रू स्टेटमेंट है दैट स्टैटिस्टिकल मेथड आर नो सब्स्टिट्यूट टू कॉमन सेंस बिकॉज statistical data and methods are subject to the errors committed by an investigator while surveying or collecting data. So one should use his or her common sense while working with the statistical data. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक तो यही हो गया। इस पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, वैसे पॉइंट्स में ज़रूरी नहीं है। दूसरा आप लिख देंगे दैट इट मे इन्वॉल्व पर्सनल बायसनेस, इन्वॉल्व पर्सनल। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट गलती से एरर हो गया है, एरर जो इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेट करते टाइम, सर्वे करते टाइम, डेटा कलेक्ट करते टाइम किया, एक जानबूझकर पर्सनल बायस ऑफ, या फिर मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन इन डेटा फॉर वंस ओन मोटिव, अपने खुद के किसी मोटिव के लिए, प्रॉफिट के लिए। कई बार जो स्टार्ट्स हैं उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। So these statistical data should not be believed blindly. Okay. Now next is write down 3 merits and 3 demerits of arithmetic mean. Mean के 3 merits, 3 गुण और 3 demerits, 3 दोष लिखने हैं। So merits हो सकते हैं, सबसे पहले तो ये easily calculate किया जा सकता है, easily calculated, easily understood and understood, और यही रीज़न है कि ये मोस्ट यूज्ड मीन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इसके अलावा मीडियंस भी होती है, मोड भी होता है, जिनको सबसे कम हम यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा, इसकी कैलकुलेशन में हम हर एक आइटम को कंसिडर करते हैं। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हर एक ऑब्जर्वेशन अपना उसमें रोल प्ले करती है, तो इसीलिए मीन को ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है। एज एवरी item is taken in calculation, so it is effective, it is affected by every item, every value in the observation. नेक्स्ट, इसका क्योंकि फॉर्मूला बहुत रिजिड है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर आप अज्यूम मीन से निकाल रहे हैं, ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ एंड इनटू आई अगर आप करेंगे, अगर आपने यू किया है, डिवाइड किया किसी से, अदरवाइज समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। सो हर एक फॉर्मूला से आंसर हमेशा सेम आएगा। सो रिजल्ट्स रिमेन सेम इफ इवन इफ वी चेंज द फॉर्मूला, या फिर as the mathematical formula is rigid one, therefore the result remains the same. ओके, ये तो हुए मेरिट्स। नाउ डीमेरिट्स, दोष क्या है इसमें? मेरिट्स, एक तो इसको ग्राफिकली हम लोकेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, जैसे कि मीडियन को कर सकते हैं। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका अगर आप ग्राफ बनाएं और मिड वैल्यू से ज्वाइन करें, तो जहाँ पर वो कट करता है ग्राफ को, वो हमारी मीडियन होती है। मीन के केस में ऐसा नहीं है, कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली। इसके लिए फॉर्मूला ही है, ग्राफ से कोई मेथड, किसी मेथड से आप मीन को फाइंड नहीं कर सकते हैं।
दूसरा, हर एक वैल्यू से अफेक्ट होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि हर एक वैल्यूज़ को एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये डीमेरिट भी है, थोड़े सा भी चेंज होने से पूरा जो फॉर्मूला है आपका वो दोबारा से आपको कैलकुलेट करना होगा, जबकि मीडियन और मोड के केस में ऐसा नहीं होता। सो अ सिंगल आइटम कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन द रिजल्ट। और तीसरा कि ये तभी इफेक्टिव है अगर जो वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए क्लास के बच्चों के मार्क्स आपने कलेक्ट किए, वैसे मार्क्स हैं 10 आउट ऑफ 100 की, अगर हम बात करें 12, 5, 7 बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 99, 98 हैं, तो मीन ये आपको अराउंड 40s के अराउंड शो कर देगा, तो उससे हमें लगेगा कि क्लास एवरेज है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये इफेक्टिव तभी है, द वैल्यूज़ विल बी इफेक्टिव only if the frequency is normally distributed. अगर स्क्यूनेस ज़्यादा है, in case if the skewness is more, then results become ineffective. Now next is explain spatial classification and chronological classification with example. स्पेशल क्लासिफिकेशन स्पेस से रिलेटेड, यानी कि इसको हम जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। सो स्पेशल और जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरियाज, और रीजन्स, जोग्राफिकल रीजन्स। फॉर एग्जांपल स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। और जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। इट रेफर्स टू द डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाइनटीन 50s में इतनी पॉपुलेशन थी अगर हम बात करें, 60s में इतनी थी, 70s में, देन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इतनी है। तो ये इस तरीके का डेटा जब आपको मिलेगा, यानी कि वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। और अगर आपको मिले कि गुजरात में इतनी है, उत्तर प्रदेश में इतनी है, गोवा में इतनी है, तो यानी कि वो जोग्राफिकल स्पेशल क्लासिफिकेशन है। इसके और में क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। एक अच्छा क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, जो भी टर्म्स हैं उसमें डिफ़िकल्ट टर्म्स उसको एक्सप्लेन किया गया हो, या फिर लैंग्वेज ईजी हो। सो फर्स्ट इज लैंग्वेज यूज्ड शुड बी ईजी एंड सिंपल। प्रॉपर लेंथ हो, बहुत लेंदी ना हो। क्वेश्चंस भी जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन ना हो। सो लेंथ शुड बी प्रॉपर, शुड बी प्रॉपर वन। देन हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया गया हो, द टर्म्स यूज्ड। अगर कोई टेक्निकल टर्म है जो नॉर्मली यूज़ नहीं होती है डे टू डे लाइफ में, सो उनको एक्सप्लेन, टर्म्स यूज्ड आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। क्वेश्चंस प्रॉपर वे में अरेंज किए गए हो। क्वेश्चंस शुड बी अरेंज्ड इन प्रॉपर वे। लॉजिकल मैनर हो क्वेश्चन पूछने का। वैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये 4 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर। एक पिक्चर गिवन है बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, ये पिक्चर है, व्हाट अ डिफरेंस। बहुत सारी बुक्स यहाँ पर है। देन ये अलमीरा में कुछ बुक्स रखी हुई है। व्हाट डज द अबव पिक्चर शो। ये जो पिक्चर है ये क्या शो कर रही है कि यहाँ पर लेफ्ट में जो बुक्स हैं, फर्स्ट पार्ट में थिंग्स आर नॉट अरेंज्ड। इन फर्स्ट पार्ट the things are not arranged properly, so this properly makes it very difficult to draw any meaningful conclusion from raw data। जबकि जो सेकेंड पार्ट है राइट साइड में वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ये शो करता है अरेंज डेटा को। सो ये हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से हमें क्विक इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बुक्स को अरेंज किया गया है तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग
ये हिस्टोरिकल बुक्स हैं, इसमें फिक्शंस हैं, पोएट्री है, पॉलिटिकल थ्रिलर है, इस तरीके से, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए चूज़ करना भी। ओके, लिख देंगे आप, वैसे 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच पिक्चर डज शो ऑर्गेनाइज डेटा। कौन सी पिक्चर, वैसे एक ही पिक्चर है, सो जो राइट पार्ट है वो शो करता है ऑर्गेनाइज डेटा को। विच डेटा यू लाइक एंड वाई। कौन सा डेटा आपको ज़्यादा पसंद है, ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि उससे आप इजीली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा, एंड एट ए ग्लांस आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीन कैलकुलेट करना है, मेथड उन्होंने दिया नहीं है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं समेशन एफ डी बाई समेशन एफ से 20, ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें डी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकेंड, डी देन एफ डी, ओके। नाउ अज्यूम्ड मीन लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 4 इधर, 4, 25 को मान लीजिए ये है हमारा ए, माइनस करेंगे ए को सभी से, 5 माइनस 25 इज 20, देन 15, 10, 5, 0 माइनस, यहाँ डी होता है एक्स माइनस ए, समय से ए को माइनस करना है, सिंस ए यहाँ पर ग्रेटर है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पर, देन 30 माइनस 25, 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। अब चाहो तो 5 से कर सकते हैं इसको, अगर एच से डिवाइड आप करते हैं, ओके चलो मल्टीप्लाई ही करते हैं। अब फाइंड करते हैं एफ डी, सो 20 इंटू 20, 400 माइनस के, देन 15 3 ज़ार 45, 4 60 64 minus 645, then 10 and 15 minus 150, then 25 are 100 minus 100, ये 0, 5 3s are 15, पॉजिटिव में 150, 350, 15 4s are 60 and 0 600, 45 2s are 90 900, पॉजिटिव साइड में 9 6 15 1500, देन ये 400 कर लेंगे, 15 4 ये हो जाएगा 2000, और इस तरफ ये है 645, सो एक सेकेंड, इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया, f से करना था, सॉरी, कैलकुलेशन, चलो ठीक है, 25 ज़ार 20 इंटू 20, ओके फिर से शुरू करते हैं, डी, सो 25 इसको ए लिया है 0, देन 5 10 15 20, 5 10 15 and 20, okay. Now FD, F and D, 20 into 20 minus 400, 15 3s are 45, 464 minus 64, ये है minus 750, 5 7s are 35, 3 5 6 are 30 plus 3 33, 335, then 0, 5 5s are 25, 2 5 4s are 20, 2 410, 135 और 160, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है इसमें, चलो 160 यूनिट डिजिट, 5 5 10, 1 कैरी, 6 7 8 9 10 12 13 3 1 1 2 4 6 7 8 and 1 9, ओके। इस तरफ 5 5 10 यूनिट डिजिट, 1 कैरी, 5 6 7 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 7 8 9 10 20 21, ये है माइनस के, सो फॉर्मूला है मीन इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ भी नहीं है, और 8 प्लस 9 17 18
5 25 plus 7 32 5 37 and 4 3 40 4, then 4 4 8 12 plus 9 21 27 34 and 38 and 40 400. summation f है 400. so a assumed mean is 25 plus summation f d था समेशन सम इनका कितना होगा -2130 930 9 2 21 1200 -1200. दिस इज -1200 बाई समेशन एफ 400 0 0 0 0 4 3 आर 12 25 माइनस 3 22. सो मीन इज़ 22. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसमें एक बार और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 5 से, थोड़ा और इजी हो जाएगी कैलकुलेशन. फिर बस इनटू आई कर देंगे यहाँ पर लास्ट में. ओके, नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ये आप खुद करेंगे अब. और में क्वेश्चन है राइट डाउन द मेन पार्ट्स ऑफ टेबल. टेबल के मेन पार्ट्स क्या होते हैं? टेबल नंबर होगा सबसे ऊपर, टेबल नंबर, टाइटल ऑफ टेबल, कैप्शंस, देन स्टब्स, बॉडी, हेड नोट, फुट नोट. ओके, नाउ शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट. पाई चार्ट की फॉर्म में इस इन्फॉर्मेशन को शो करना है. आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइटनिंग एंड मिसलेनियस. ये परसेंट में आपको दिया, तो सबसे पहले तो इनको डिग्रीज में चेंज करेंगे. 65 कैसे? 65 बाई 100 इंटू 360. ये आपका जो पाई चार्ट में आपको डिग्री ड्रॉ करनी है फूड की, वो यहाँ से मिलेगा आपको. तो 36 इंटू 65 जो भी होगा, इसमें भी कैलकुलेशन काफ़ी है. डिवाइड बाई 10, डेसिमल में आ जाएगा इसी तरीके से. फॉर एग्जांपल ये है 10 बाई 100 इंटू 360. इसको देख लेते हैं. तो ये हो जाएगा 36 डिग्री. ऐसे ही 12 बाई 100 इंटू 360, ये भी डेसिमल में जाएगा. 72 7 एंड 36 7 इज 43 43.2. ऐसे ही 5 बाई 10 इंटू 360, 5 बाई 100. ओके, कर लेंगे आप. इनको डिग्रीज में कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पर सर्कल बनाएंगे. फर्स्ट जो यहाँ पर एंगल है आपका, ये कितना आएगा? मान लीजिए ये है 36 5 6 आर 30 3 5 6 आर 5 3 आर 15 16 17 18 180. ये होगा 18. तो यहाँ पर हो जाएगा 36 5 आर 180 0 18 कैरी, और 6 आर कितने होंगे? 180 प्लस 36 216 216 1 2 3 234 2340 डेसिमल था, ये रिमूव हो जाएगा. पहले आपको 234 डिग्री का एंगल बनाना है. अब 234 कैसे ड्रॉ करेंगे? ये कंप्लीट एंगल होता है 180 का. तो 234 माइनस 180 कर लीजिए. 4 13 8 9 10 2 3 5 54 डिग्री. और यहाँ पर आप डी रखेंगे, 54 डिग्री का एंगल और ड्रॉ करेंगे. और ये जो एंगल है उसके बाद इस पार्ट को रिमूव करके ये आपका बनेगा 234 डिग्री का. सबसे बड़ा एंगल है क्योंकि अकेला ही 65 का है ये, बाकी सब मिला के भी 65 नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट एंगल है 36 का, फिर यहाँ पर डी रखेंगे, 36 का एंगल बनाएंगे. फिर नेक्स्ट है 48.2 का, फिर 48.2 का, फिर 18 का, फिर लास्ट में ये. इस तरीके से आपका पाई चार्ट बनेगा. ठीक, तो पहले आपको सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसको, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. डिग्रीज में कितना है, अगर इतना परसेंटेज में है तो. नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स. तो सेंसस मेथड में जितने भी हमारी पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक को हम सर्वे करते हैं. सेंसस रेफर्स टू क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर एनिमरेटेड. जबकि सैम्पल में पूरी पॉपुलेशन से एक सैम्पल कलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. इसके बहुत सारे मेथड्स हैं. सो डेटा, फर्स्टली डेटा सेट इज सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, जो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. और फिर जो ये ग्रुप है सिर्फ इसको हम सर्वे करेंगे. कुछ और डिफरेंसेस आप देख देंगे. 3 मार्क का ये टाइम टेकिंग है, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है. सैम्पलिंग में कम टाइम लगता है क्योंकि लोग कम हो जाते हैं, कम टाइम टेकिंग है. और दूसरा ये जो सेंसस मेथड है इसमें
रिजल्ट्स ऑब्वियसली ज़्यादा करेक्ट आएंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी सैम्पलिंग के कंपैरिजन में। सैम्पलिंग में कई बार जो सैम्पल आता है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल एरर्स, एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। स्टैटिस्टिकल एरर्स हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। वैल्यू जो आपने मेजर किया और जो एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डेटा, कलेक्टेड डेटा। सो जितना एरर की वैल्यू हायर होगी उतना ही वो डेटा लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा। देन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग का मतलब है जो सैम्पल है आपका वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इट इज़ मेनली कॉज्ड ड्यू टू the reason that the sample is not representing whole population। और नॉन सैम्पलिंग में सैम्पल के अलावा जो बाकी एरर्स होते हैं डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में उन्हें हम बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सो दे हैव पोटेंशियल टू कॉज बायस इन पोल्स, सर्वे और सैम्पल्स। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 11th क्लास इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।